हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? बच्चों, हम जिस टॉपिक की बात कर रहे हैं वो है हमारा ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस, जिसमें हमने सबसे पहले हेल्थ की बात की। डिजीजेस में हमने कम्युनिकेबल डिजीजेस में हमने वायरल डिजीजेस, बैक्टीरियल डिजीजेस, प्रोटोजोअन डिजीजेस, हेलमिंथ डिजीजेस एंड फंगल डिजीजेस की बात की। और उसके बाद हमने स्टार्ट कर दिया था हमारा सेकंड सेक्शन ऑफ ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, टॉपिक था इम्यूनिटी। और इम्यूनिटी से रिलेटेड हमने बात की थी कि इम्यूनिटी क्या है और लिम्फॉइड ऑर्गन क्या है, जिसमें हमने प्राइमरी एंड सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स की बात की थी। और आज हम बात करते हैं एक और टॉपिक की, वो है टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी। ठीक है बच्चों, तो आज हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी की। इम्यूनिटी और इससे रिलेटेड हमने लिम्फॉइड ऑर्गन्स की बात कर ली थी, आज हम टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी की बात करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं बात की। इम्यूनिटी दो तरह की होती है इम्यूनिटी, एडेप्टिव इम्यूनिटी एंड इन्नेट इम्यूनिटी। वैसे ये बात हम पहले करेंगे इन्नेट इम्यूनिटी की। इन्नेट इम्यूनिटी इज एक्चुअली इनबॉर्न इम्यूनिटी, ऐसी इम्यूनिटी जो बर्थ के साथ हमारे साथ है उसे कहा जाता है इनबॉर्न इम्यूनिटी और इन्नेट इम्यूनिटी। लेकिन ऐसी इम्यूनिटी जो स्पेसिफिक टाइप की होती है उसे हम बोलते हैं एडेप्टिव इम्यूनिटी। एडेप्टिव इम्यूनिटी में हम आगे नेचुरल एंड आर्टिफिशियल इम्यूनिटी की बात करेंगे, और नेचुरल में भी नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी, नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी, आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी एंड आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी की बात की जाएगी। तो हमें टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी की बात करनी है, जिसमें मैंने बिल्कुल बेसिक लेवल पे आपको बताया कि सबसे पहले हम इन्नेट इम्यूनिटी की बात करेंगे, फिर हम एडेप्टिव इम्यूनिटी की बात करेंगे। इन्नेट इम्यूनिटी में बहुत सारे फैक्टर्स की हमें बात करनी है जो अभी आज के लेक्चर में हम बात करेंगे, और एडेप्टिव इम्यूनिटी की बात हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, जिसमें हमें नेचुरल और आर्टिफिशियल इम्यूनिटी की बात करनी है। नेचुरल में नेचुरल एक्टिव, नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी, आर्टिफिशियल एक्टिव एंड आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी की बात की जाएगी। तो चलिए सबसे पहले आज का लेक्चर जो है वो हम देते हैं जिस इम्यूनिटी के लिए, वो है इन्नेट इम्यूनिटी। आज हम इन्नेट इम्यूनिटी के बारे में बात करने वाले हैं, जो स्पेसिफिक होगी या नॉन स्पेसिफिक, मेनली होगी नॉन स्पेसिफिक टाइप ऑफ इम्यूनिटी कॉल्ड इन्नेट इम्यूनिटी। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इन्नेट इम्यूनिटी के साथ। बात करते हैं देयर आर टू टाइप ऑफ इम्यूनिटी अगेंस्ट पैथोजन, नॉन स्पेसिफिक इन्नेट एंड स्पेसिफिक एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो याद रखें, ये जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है ये तो स्पेसिफिक होती है और इन्नेट इम्यूनिटी नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी है। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं नॉन स्पेसिफिक इन्नेट इम्यूनिटी से। इट इंक्लूड ऑल दोज डिफेंस एलिमेंट्स विच with which an individual is born protect in living body. It can be further 4 categories. मतलब सबसे पहले अगर हम बात करें कि जो हमारी नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी है, नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी है वो भी, जो अगर हम बात करें ऐसी इम्यूनिटी है नॉन स्पेसिफिक इन्नेट इम्यूनिटी, वो बाय बर्थ होती है। और इसके भी 4 तरह के हम पार्ट करते हैं, जिसमें से सबसे पहले पार्ट की मैं बात करूंगा जिसको हम बोलते हैं एनाटॉमिकल बैरियर्स। ठीक है, जिसके अंदर हम एनाटॉमिकल बैरियर या फिजिकल बैरियर्स की बात करेंगे। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे एनाटॉमिकल और फिजिकल बैरियर्स की। ऐसे बैरियर्स, फिजिकल बैरियर, एनाटॉमिकल बैरियर्स की बात की जाएगी, जिसके अंदर आती है स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन। ठीक है, तो चलिए बात शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमें बात करनी है, मैंने क्या बात बोली है, इम्यूनिटी में इन्नेट और एडेप्टिव, हमें बात करनी है पहले शुरुआत इन्नेट इम्यूनिटी से। इन्नेट इम्यूनिटी नॉन स्पेसिफिक टाइप ऑफ इम्यूनिटी है, जिसके अंदर हम बहुत सारी बातें करते हैं, जिसके अंदर हम 4 कैटेगरीज की बात करेंगे, इन विच फर्स्ट इज एनाटॉमिकल और फिजिकल बैरियर। एनाटॉमिकल और फिजिकल बैरियर में आता है स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन। अलग अलग तरह से हम इन सब के बारे में बात करेंगे, लेकिन स्किन कैसे बैरियर है? स्किन इज अ फिजिकल बैरियर ऑफ बॉडी, बिकॉज यू नो दैट स्किन इज फॉर्म बाय डिफरेंट लेयर्स। स्किन के अंदर स्ट्रेटिफाइड केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम है, एंड इट्स आउटर टफ लेयर, यू नो दैट दिस लेयर इज कॉल्ड स्ट्रेटम कॉर्नियम, प्रिवेंट द एंट्री ऑफ बैक्टीरिया एंड वायरस। आपकी बॉडी में बैक्टीरिया और वायरस को एंटर करने से रोकती है सबसे आउटर मोस्ट लेयर, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेटम कॉर्नियम। और ये क्या है? केराटिनाइज्ड है बच्चों। केराटिनाइज्ड का मतलब इसके ऊपर केराटिन की कवरिंग प्रेजेंट है, और ये केराटिनाइज्ड लेयर जो होती है ये बैक्टीरिया वायरस को बॉडी में एंटर करने से रोकती है। इसका मतलब स्किन वर्क करती है लाइक ए फिजिकल बैरियर। सेकंड बात करते हैं म्यूकस मेम्ब्रेन। म्यूकस सिक्रेटेड बाय म्यूकस मेम्ब्रेन ट्रैप द माइक्रोऑर्गेनिज्म, द सीलिया स्वीप द म्यूकस लोडेड विद माइक्रोऑर्गेनिज्म। मतलब सिंपल सी बात है, म्यूकस मेम्ब्रेन के अंदर म्यूकस होगा, और म्यूकस होगा तो यहाँ पर म्यूकस सिक्रेटिंग सेल्स होंगी, एंड यूजुअली म्यूकस सिक्रेटिंग सेल्स आर गॉबलेट सेल। गॉबलेट सेल क्या सिक्रेट करती हैं? गॉबलेट सेल सिक्रेट म्यूकस, एंड दीज म्यूकस सिक्रेटिंग गॉबलेट सेल अगर होगी तो उसकी वजह से म्यूकस प्रेजेंट होगा, और अगर म्यूकस होगा तो वो फॉरेन पार्टिकल को, डस्ट के पार्टिकल को, माइक्रोऑर्गेनिज्म को ट्रैप करेगा,
और इवन जहाँ म्यूकस मेम्ब्रेन होगी वहाँ पर सीलिया भी मिल सकते हैं, और वो सीलिया यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट करते हुए उस डस्ट के पार्टिकल को या माइक्रो ऑर्गेनिज्म को लेकर आएंगे टुवर्ड्स द थ्रोट। तो स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन वर्क एज ए एनाटॉमिकल और फिजिकल बैरियर। किसकी तरह वर्क करते हैं? एनाटॉमिकल और फिजिकल बैरियर की तरह वर्क करते हैं। और बात करते हैं बच्चों, अब हम बात करते हैं सेकंड बैरियर जिसका नाम है फिजियोलॉजिकल बैरियर। बच्चों यहां पर हमें सेकंड लिखना चाहिए, पहला था फिजिकल बैरियर और उसके बाद हम बात कर रहे हैं किसकी? फिजियोलॉजिकल बैरियर की। तो फिजिकल के बाद फिजियोलॉजिकल बैरियर की बात करते हैं। जैसे अगर हम बात करें ऑयल सिक्रेटेड बाय ऑयल ग्लैंड, यू नो दैट ऑयल ग्लैंड इज ऑल्सो कॉल्ड सीबेशियस ग्लैंड, एंड स्वेट सिक्रेटेड बाय स्वेट ग्लैंड मेक द सरफेस ऑफ द स्किन एसिडिक। जो स्वेटी सिक्रीशन है और जो ऑयली सिक्रीशन है दोनों ही एसिडिक सिक्रीशन है, जिसकी वजह से स्किन की पीएच जो होती है वो एसिडिक बनी रहती है करीब 3 to 5। दिस डज नॉट अलाउ द माइक्रोऑर्गेनिज्म टू एस्टेब्लाइज ऑन द स्किन, जिसकी वजह से कोई भी माइक्रोऑर्गेनिज्म हमारी स्किन के ऊपर ग्रोथ नहीं कर पाता। ठीक है, लेकिन याद रखें हमारी स्किन पे कुछ फ्रेंडली बैक्टीरिया भी पाए जाते हैं विच रिलीज एसिड एंड अदर मेटाबॉलिक वेस्ट। तो हमारी स्किन पे कुछ फ्रेंडली बैक्टीरिया होते हैं, वो भी ऐसे कुछ एसिड्स और मेटाबॉलिक वेस्ट रिलीज करते हैं, जिनकी वजह से हमारी स्किन की पीएच एसिडिक बनी रहती है, जिसकी वजह से यहाँ पर हार्मफुल पैथोजन ग्रो नहीं कर पाते हैं। ठीक है, और एक बात अच्छे से सुनी होगी कि हमारे स्वेट में होता है लाइसोजाइम दैट डिस्ट्रॉय द सेल वॉल ऑफ मेनी बैक्टीरिया। तो लाइसोजाइम प्रेजेंट होता है। लाइसोजाइम इज ए बैक्टीरियोसिडल, एक ऐसा एंजाइम है जो बैक्टीरिया की सेल वॉल पे पोर बना देता है। तो ये बैक्टीरियोसिडल होता है, और बैक्टीरियोसिडल लाइसोजाइम जो होता है वो बैक्टीरिया की सेल वॉल पे पोर बना देगा, बैक्टीरिया को मार देगा। ये लाइसोजाइम केवल स्वेट में ही नहीं है, लाइसोजाइम ऑल्सो प्रेजेंट इन टीयर्स एंड आई, जो आई इन्फेक्शन से बचाता है टीयर्स में होता है। लाइसोजाइम ऑल्सो प्रेजेंट इन सलाइवा विच किल बैक्टीरिया प्रेजेंट इन फूड। एंड एक बात तो याद रखें, हाईली एसिडिक गैस्ट्रिक जूस ऑल्सो किल हार्मफुल बैक्टीरिया इन द स्टमक, बिकॉज यू नो दैट इस गैस्ट्रिक जूस के अंदर होता है HCl, और HCl की वजह से एसिडिक मीडियम होगा, तो कोई बाई चांस फूड बैक्टीरिया आपके बॉडी में भी चला गया, फूड में भी चला, फूड के थ्रू आपके चला गया एलिमेंट्री कैनाल में, तो वो भी मर जाएगा। कहाँ पर? स्टमक में। तो अच्छे से याद रखें, सबसे पहले हमने बात की है किसकी? सबसे पहले हमने बात की व्हाट इज इम्यूनिटी, ये लास्ट लेक्चर में बात की थी। आज हमने टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी स्टार्ट किया, जिसके अंदर हमने सबसे पहले इन्नेट इम्यूनिटी शुरू किया है। एक्वायर्ड या एडेप्टिव इम्यूनिटी की हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करने वाले हैं। आज हम इन्नेट इम्यूनिटी की बात करेंगे, जिसमें हमने शुरुआत की डिफरेंट टाइप के बैरियर्स की, जिसमें आता है एनाटॉमिकल फिजिकल बैरियर विच इंक्लूड स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन। सेकंड वन इज कॉल्ड फिजियोलॉजिकल बैरियर। फिजियोलॉजिकल बैरियर इंक्लूड लाइसोजाइम, स्वेट और सीबेशियस ग्लैंड का एसिडिक सिक्रीशन, ये सारे जो हैं फिजियोलॉजिकल बैरियर में आते हैं। एक और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करते हैं यहां पर हम, इंटरफेरॉन्स क्या हैं? इंटरफेरॉन्स आर ग्लाइकोप्रोटीन एक्चुअली and released by cells in response to a viral infection which they helps to combat। कहना क्या चाहता है, मैं आपको इजी वे में समझाता हूं कि वायरस इन्फेक्टेड सेल्स जो होती हैं, जैसे किसी सेल के अंदर वायरल इन्फेक्शन हुआ, तो वायरस इन्फेक्टेड सेल्स जो होती हैं वो एक केमिकल सिक्रेट करती हैं। दिस केमिकल इज ग्लाइकोप्रोटीन केमिकल, और ये ग्लाइकोप्रोटीन जो सिक्रेट होता है ये अपने उसके आसपास वाली सेल्स में वायरल इन्फेक्शन को फैलने से रोकता है, क्योंकि ये जो प्रोटीन बनाता है, इंटरफेरोन जो होते हैं, जिसमें ये एक, मैं बोलता हूं कि ये एक सेल है, और इस सेल के अंदर अगर हम बोले वायरल इन्फेक्शन हो गया, दिस इज ए वायरल इन्फेक्शन, ये हो गई वायरस इन्फेक्टेड सेल। और ये वायरस इन्फेक्टेड सेल जो होगी, ये वायरस इन्फेक्टेड सेल जो होगी, ये रिलीज करेगी, ये सिक्रीट करेगी क्या? सिक्रीट इंटरफेरॉन्स, जिनको शॉर्ट में INF भी बोलते हैं, इंटरफेरॉन्स। और ये इंटरफेरॉन्स जो होता है ये क्या करता है? फॉर्मेशन, ये स्टिमुलेट करता है TIP फॉर्मेशन को। TIP होता है ट्रांसलेशन, मैं थोड़ा सा डिटेल बता रहा हूं बच्चों, ट्रांसलेशन इनहिबिटिंग प्रोटीन, जिसकी वजह से ट्रांसलेशन इनहिबिटिंग प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है इसके अगेंस्ट। और जैसे ही क्या होता है, वायरस इन्फेक्टेड सेल्स, किसी भी सेल को के अंदर वायरल इन्फेक्शन होगा तो वो सेल सिक्रेट करेगी इंटरफेरॉन, और ये इंटरफेरॉन जो होगा ट्रांसलेशन इनहिबिटिंग प्रोटीन होगा, जो प्रोटीन का फॉर्मेशन होने देगा या नहीं देगा? बच्चों ट्रांसलेशन इनहिबिटिंग प्रोटीन है तो प्रोटीन का फॉर्मेशन नहीं होने देगा, और वायरस इन्फेक्शन जो होगा उसको बढ़ा देगा या कम कर देगा? वायरस इन्फेक्शन को कम कर देगा। तो याद रखें कि वायरस इन्फेक्टेड सेल्स जो होती हैं वो
आसपास वाली सेल्स में वायरस इन्फेक्शन को रोकने के लिए सिक्रेट करती हैं इंटरफेरॉन्स, एंड इंटरफेरॉन्स सिक्रेट जो इंटरफेरेंस है वो ट्रांसलेशन इनहिबिटिंग प्रोटीन का फॉर्मेशन करवाते हैं, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, ट्रांसलेशन का प्रोसेस नहीं हो पाता, प्रोटीन का फॉर्मेशन नहीं हो पाता, वायरस इन्फेक्शन भी नहीं हो पाता। तो देखिए पूरी बात क्या लिखी, अब पढ़ते हैं। इंटरफेरॉन्स आर ग्लाइकोप्रोटीन्स रिलीज्ड बाय द सेल्स इन रेस्पॉन्स टू ए वायरल इन्फेक्शन विच दे हेल्प टू कॉम्बैट। दीज इंटरफेरॉन डू नॉट किल और इनएक्टिवेट द वायरस, ना तो मारते हैं ना ही इनएक्टिवेट करते हैं वायरस को, बट दे मेक द अनअटैक्ड सेल्स लेस ससेप्टेबल सो दे आर प्रिवेंटेड फ्रॉम अटैक ऑफ वायरस। मतलब क्या होते हैं, दीज इंटरफेरॉन डू नॉट किल और इनएक्टिवेट द वायरस, ना तो मारते हैं ना इनएक्टिवेट करते हैं, मैंने कभी नहीं बताया कि मारते हैं ये, बट दे मेक द अनअटैक्ड सेल्स, ऐसी सेल्स जो नॉर्मल है, लेस ससेप्टेबल सो दे आर प्रिवेंटेड फ्रॉम अटैक ऑफ वायरस। मतलब वायरस इन्फेक्टेड सेल्स से सिक्रेट होते हैं और आसपास वाली सेल्स जो होती हैं, जो अनअटैक्ड सेल्स हैं, उन्हें वायरस इन्फेक्शन से बचाते हैं, वो होते हैं इंटरफेरॉन। और बात करते हैं इंटरफेरॉन की, अल्फा बीटा गामा डिफरेंट टाइप के इंटरफेरॉन होते हैं, देखते हैं। इंटरफेरॉन की ये लिस्ट देखिए, टाइप्स ऑफ इंटरफेरॉन की बात करते हैं, टाइप्स ऑफ इंटरफेरॉन, INF बोला जाएगा इन्हें शॉर्ट में। इंटरफेरॉन के टाइप देखते हैं, देखिए टाइप फर्स्ट इंटरफेरॉन की बात करें तो उसमें 3 तरह की कैटेगरीज आती है, अल्फा बीटा एंड ओमेगा टाइप। सबसे पहले बात करते हैं अल्फा, जिसके लिए रिसेप्टर होता है फर्स्ट रिसेप्टर, इसलिए टाइप फर्स्ट में रखा गया। एंड प्रोटोटाइपिक सेल ऑफ ओरिजिन, कौन सी सेल से ओरिजिन, ल्यूकोसाइट सेल से ओरिजिन होता है इनका, WBC से। बीटा इंटरफेरॉन जो होते हैं वो फाइब्रोब्लास्ट सेल्स, ओमेगा इंटरफेरॉन भी WBC। लेकिन टाइप सेकंड में आते हैं गामा इंटरफेरॉन विच इज सिक्रेटेड बाय T सेल एंड NK सेल। तो T सेल और NK सेल सिक्रेट करती हैं गामा इंटरफेरॉन, नेचुरल किलर सेल बोला जाता है, NK सेल को हम पढ़ेंगे आज। तो NK सेल इज एक्चुअली नेचुरल किलर सेल। कैसी सेल है, नेचुरल किलर सेल, और ये नेचुरल किलर सेल जिसको हम NK सेल कहते हैं, और T सेल या T लिम्फोसाइट सिक्रेट करती गामा इंटरफेरॉन, बट WBC secrete alpha and omega, while fibroblast cells which are cell of connective tissue secrete beta interferon। कौन से इंटरफेरॉन सिक्रेट करती है, बीटा। और बात करते हैं बच्चों, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करते हैं, हम बताते हैं लाइन ऑफ डिफेंसेस। लाइन ऑफ डिफेंसेस की बात करते हैं कि आपकी बॉडी के अंदर कोई भी पैथोजन एंटर करता है तो कौन कौन सी लाइन ऑफ डिफेंसेस आती हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं लाइन ऑफ इम्यूनिटी में, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड लाइन, 3 बात करेंगे। सबसे पहले फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस इज प्रिवेंट एंटीजन पैथोजन फ्रॉम एंटरिंग द ब्लड स्ट्रीम। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें कोई भी पैथोजन है उसको आपके ब्लड में आने से रोकना है तो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस हेल्प करेगी, लाइक स्किन, म्यूकस, स्टमक, एसिड। स्टमक में जो एसिड है, जो म्यूकस है, जो स्किन है, ये सब जो है आपके किसी पैथोजन को आपके ब्लड स्ट्रीम में आने से रोकती हैं। सो दे आर फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, स्किन, म्यूकस मेम्ब्रेन एंड एसिड इन स्टमक। सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस के अंदर इंटरफेरॉन आते हैं और फैगोसाइट्स आती हैं। सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस के अंदर क्योंकि प्रोटीन फ्रॉम इन्फेक्टेड सेल्स इन्फॉर्म हेल्दी सेल्स टू प्रोड्यूस एंटीवायरल एंजाइम, मैंने अभी आपको बताया था इंटरफेरॉन कैसे काम करता है। तो इंटरफेरॉन एंड सेल्स विच हेल्प्स इन फैगोसाइटोसिस, यू नो दैट विच सेल हेल्प्स इन फैगोसाइटोसिस, आज ही पढ़ेंगे बच्चों हम। इसमें आती है मेनली न्यूट्रोफिल, कौन सी आती है, न्यूट्रोफिल, और एक सेल और आती है जिसका नाम आप सभी ने सुना होगा, मोनोसाइट। मोनोसाइट एंड न्यूट्रोफिल, ये 2 ऐसी WBCs हैं जो हेल्प करती हैं फैगोसाइटोसिस में, एंड ड्यू टू दिस फैगोसाइटिक नेचर दे हम बोल सकते हैं कि जो भी ऑर्गेनिज्म है, माइक्रोनिज्म है, उसको मार दिया जाता है फैगोसाइटोसिस का प्रोसेस करके। दिस इंक्लूड इन सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस। लेकिन आपकी बी सेल और टी सेल जो रिस्पॉन्स देती है, मतलब आपकी लिम्फोसाइट का जो रेस्पॉन्स होता है, जो आगे की क्लासेस में हम पढ़ेंगे, द रेस्पॉन्स ऑफ बी सेल एंड टी सेल अगेंस्ट एनी पैथोजन और एंटीजन इज थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस। तो याद रखें आपकी बॉडी में 3 लाइन है डिफेंस की, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। स्किन, म्यूकस मेम्ब्रेन एंड एसिड इन स्टमक प्रोवाइड फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, इंटरफेरॉन्स एंड फैगोसाइट्स प्रोवाइड सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस, while B lymphocyte and T lymphocyte response is थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस। तो हमने क्या क्या बात की, एक बार वापस से पीछे चल के देखते हैं। हमने शुरुआत की है टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी की। टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी में हमने सबसे पहले इन्नेट इम्यूनिटी शुरू किया है, जिसके अंदर हमने एनाटॉमिकल फिजिकल बैरियर में स्किन, म्यूकस मेम्ब्रेन की बात की है। फिजियोलॉजिकल बैरियर में हमने स्वेट ग्लैंड के स्वेट की, सीबम की, लाइसोजाइम की बात की है। इंटरफेरॉन की बात की है, इंटरफेरॉन का कंसेप्ट आपको बताया गया, टाइप ऑफ इंटरफेरॉन और वो कहाँ से सिक्रेट होते हैं ये बात की। और हमने एक और
इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात की, लाइन ऑफ डिफेंसेस, जहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब हम बात करते हैं एक और बैरियर की, जिसका नाम है फैगोसाइटिक बैरियर। पहला हमने बात की एनाटॉमिकल बैरियर, देखिए फर्स्ट था एनाटॉमिकल, सेकंड था फिजियोलॉजिकल एंड थर्ड कौन सा हो जाएगा, फैगोसाइटिक बैरियर। नाम से समझ में आता है फैगोसाइटोसिस। और फैगोसाइटिक बैरियर, अगर फैगोसाइटोसिस की बात करनी है तो सीधा सीधा दिमाग में एक बात आनी चाहिए कि यहां पर WBC का रोल आने वाला है। तो चलिए क्यों ना पहले WBC के बारे में थोड़ी सी बात कर ली जाए और फिर उसके बाद आगे की बात करें। WBC, फैगोसाइटिक बैरियर में हम WBCs की बात करेंगे। आप सभी जानते हैं कुछ WBC ऐसी हैं जो हैं ग्रैन्युलोसाइट और कुछ होती हैं एग्रैन्युलोसाइट। जैसे सबसे पहले मैं बताता हूं कि न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल एंड अगर हम बात करें बेसोफिल, ये तीनों जो होती हैं ये होती हैं ग्रैन्युलोसाइट। इन तीनों को क्या बोलते हैं, ग्रैन्युलोसाइट्स। ये तीनों ग्रैन्युलोसाइट्स हैं और ये दोनों जो हैं ये क्या है, ए ग्रैन्युलोसाइट। इनको बोला जाता है ए ग्रैन्युलोसाइट। इनके अंदर कोई ग्रैन्युल प्रेजेंट नहीं होता। तो याद रखें, ए ग्रैन्युलोसाइट है न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल, बेसोफिल और मोनोसाइट लिम्फोसाइट ए ग्रैन्युलोसाइट है। सबसे ज्यादा होती है 54 to 62% होती है न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल है केवल 1 to 3%, बेसोफिल सबसे कम लेस देन 1%, मोनोसाइट है 3 to 9%, जबकि लिम्फोसाइट है 25 to 33%। ठीक है, इसलिए सबसे ज्यादा होती है न्यूट्रोफिल, लेकिन सबसे लार्जेस्ट होती है, याद रखिएगा कौन, मोनोसाइट। लेकिन आगे बात करते हैं न्यूट्रोफिल। क्या करती है न्यूट्रोफिल, जनरल फैगोसाइटोसिस। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि न्यूट्रोफिल हेल्प्स इन फैगोसाइटोसिस, न्यूट्रोफिल हेल्प्स इन फैगोसाइटोसिस। ठीक है, तो फैगोसाइटोसिस में हेल्प करती है। एक्यूट बैक्टीरियल इंफेक्शन में ये यूजुअली वर्क करती है। इओसिनोफिल पैरासाइट को मारती है और एलर्जिक कंडीशन में ये हेल्प करती है। बेसोफिल की बात करें, रिलीज करती है हिपैरिन एंड हिस्टामिन। आगे बात करेंगे हिपैरिन और हिस्टामिन कौन सिक्रेट करता है मेनली और इसका क्या एक्शन होता है। मोनोसाइट जो होती है वो फैगोसाइटोसिस करती हैं लार्ज पार्टिकल्स का इन टाइफॉइड एंड मलेरिया केस में। टाइफॉइड और मलेरिया के केस में फैगोसाइटोसिस करने का काम करती है कौन, मोनोसाइट्स। ठीक है, अभी मैंने बताया था मोनोसाइट्स आल्सो हेल्प्स इन फैगोसाइटोसिस एंड लिम्फोसाइट प्रोड्यूस एंटीबॉडी। आगे पढ़ेंगे कि कौन सी लिम्फोसाइट है। अभी आप जनरल याद रखिए कि लिम्फोसाइट हेल्प्स इन प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडी, बट एक्चुअली बी लिम्फोसाइट हेल्प्स इन द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडी। लेकिन आपको मैंने आज ये बताया कि WBC जो है वो 5 टाइप है। एसिडोफिल इज ऑल्सो कॉल्ड eosinophil, acidophil, basophil, neutrophil, monocyte, lymphocyte, in which eosinophil, neutrophil and basophil are granulocyte, while monocyte and lymphocytes are agranulocyte, in which neutrophil is maximum, basophil minimum. Neutrophil and monocyte helps in phagocytosis. Acidophil or eosinophil act during allergic infection. Basophil resemble like the mast cell of connective tissue and secrete heparin and histamine. Lymphocyte helps in एंटीबॉडी प्रोडक्शन। आप इस डायग्राम में भी देख सकते हैं, WBC में ये रही बेसोफिल जिसके पास ग्रेन्यूल्स हैं, ये रही न्यूट्रोफिल इसमें भी ग्रेन्यूल्स हैं, लेकिन इसके पास न्यूक्लियस सबसे ज़्यादा लोब्स हैं, मैक्सिमम लोब्स होते हैं इसके न्यूक्लियस में, और मैक्सिमम लोब्स होते हैं। काउंटिंग ऑफ द लोब्स ऑफ न्यूक्लियस इज कॉल्ड आर्नेथ काउंट। क्या बोलते हैं, आर्नेथ काउंट। What is Arnett count? Counting of the lobes of nucleus of WBC is called Arnett count। और Arnett count अगर किया जाएगा तो मैक्सिमम किसका आएगा, न्यूट्रोफिल का, बिकॉज मैक्सिमम लोब्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ न्यूट्रोफिल। इओसिनोफिल भी देख रहे हैं आप, दिस इज कॉल्ड एसिडोफिल। यहाँ भी ग्रेन्यूल होंगे, यहाँ भी ग्रेन्यूल होंगे, यहाँ भी ग्रेन्यूल होंगे, सब जगह ग्रेन्यूल प्रेजेंट होंगे, ये सब ग्रेन्युलोसाइट है। लेकिन अगर हम बात करें मोनोसाइट एंड स्मॉल लिम्फोसाइट दिख रही है आपको, ये दोनों मोनोसाइट और लिम्फोसाइट है। और मोनोसाइट जब बोन मैरो में बनती है और ब्लड में आती है तो साइज में छोटी होती है, लेकिन जब थोड़ी देर बाद ये अपने साइज से बहुत बड़ी हो जाती है और मैक्रोफेजेस बन जाती हैं और एंटर कर जाती हैं किसमें, टिश्यूज में। याद रखें, मैक्रोफेजेस ऑलवेज फाउंड इन टिश्यू व्हाइल मोनोसाइट प्रेजेंट इन ब्लड। ठीक है, तो आप डायग्राम को भी कंपेयर कर सकते हैं, अलग अलग तरह की WBCs की। ये बेसोफिल है, ये न्यूट्रोफिल है, ये इओसिनोफिल है, मोनोसाइट है और लिम्फोसाइट है। लेकिन पूरी बात बताने का मतलब क्या है, पूरी बात बताने का मतलब ये है कि हमें ये बात पता होनी चाहिए कि मोनोसाइट एंड न्यूट्रोफिल का एक नाम और लिखूंगा मैं अभी, ये दोनों जो हैं हेल्प्स इन फैगोसाइटोसिस। किस में हेल्प करती हैं, फैगोसाइटोसिस में हेल्प करती है। और याद रखिएगा कि ये जो न्यूट्रोफिल है ना, इस न्यूट्रोफिल को, ये जो न्यूट्रोफिल है, इस न्यूट्रोफिल को ही तो कहा जाता है PMNL,
पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइड, पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर, मेरा एरो आप देख के समझ रहे होंगे, जिसके न्यूक्लियस में बहुत सारे लोब्स हैं। पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइड इज कौन है? न्यूट्रोफिल। चलिए, तो अब हम बात करते हैं स्टेप्स ऑफ फैगोसाइटोसिस। हमें यह तो पता चल गया कि भाई इन सब WBC में से न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट ऐसी हैं जो फैगोसाइटोसिस में हेल्प करती हैं। कैसे करती हैं ये भी तो देखें। तो अगर हम फैगोसाइटोसिस के स्टेप्स देखें तो चलिए सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं फैगोसाइटोसिस के प्रोसेस की। ठीक है, सबसे पहले अगर हम बात करें, यहां से बात शुरुआत करते हैं बच्चों। ये एक मैक्रोफाज है। मैक्रोफाज के पास एक न्यूक्लियस है। इसके पास लाइसोसोम का नंबर बहुत ज़्यादा होता है बच्चों, क्योंकि आपको पता है कि लाइसोसोम के हाइड्रोलाइटिक एंजाइम से ही उस बैक्टीरिया को डिग्रेड किया जाएगा। तो देखिए, जैसे ये बैक्टीरिया है, ये इसके कांटेक्ट में आया, ये बैक्टीरिया जो है ये इसके कांटेक्ट में आया मैक्रोफेज के, तो मैक्रोफेज ने इसको एंगल्फ कर लिया। देखिए एंगल्फ कैसे किया जा रहा है? स्यूडोपोडियल फॉर्मेशन से। एंगल्फमेंट बाय एंडोसाइटोसिस। ये कौन सा प्रोसेस हो रहा है? एंडोसाइटोसिस हो रहा है। एंडोसाइटोसिस करके जब इसको एंगल्फ कर लिया गया तो अब इसको किस में ले लिया? इसको एक वैक्यूल में ले लिया। दिस वैक्यूल इज कॉल्ड फैगोसोम। ये आप देख सकते हैं, ये इसके अंदर आ चुकी है। दिस वैक्यूल लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड फैगोसोम। अब आगे क्या होता है? इस फैगोसोम के अंदर सारे लाइसोसोम भी एंटर कर गए। फैगोसोम में अगर लाइसोसोम भी, देखिए ये रहे लाइसोसोम, लेकिन आगे फैगोसोम फॉर्मेशन हुआ, आगे जाके लाइसोसोम भी इसमें एंटर कर गए सारे फैगोसोम में। तो फैगोसोम लाइसोसोम मर्ज हो गए, इसका मतलब बन गया फैगोलाइसोसोम। क्या बन गया? फैगोलाइसोसोम। एंड यू नो दैट लाइसोसोम हैव हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स। लाइसोसोम के लिए आपने सभी ने सुना दिया, दे आर सुसाइडल बैग्स। तो सुसाइडल बैग्स जो है उनमें तो बहुत सारे क्या हैं? उनमें तो बहुत सारे हाइड्रोलाइटिक एंजाइम है। और ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम इस बैक्टीरिया का क्या करने वाले हैं? आप समझ गए होंगे, किलिंग एंड डाइजेशन। इस बैक्टीरिया को पूरी तरह से लाइसिस कर दिया गया है, इसका डाइजेशन कर दिया गया है। और जैसे ही डाइजेशन किया जाएगा उसके बाद इस पूरे के पूरे सेल के कचरे को, डेब्रिस इज कचरा, इस कचरे को क्या कर दिया जाएगा? कैसे बाहर निकाल दिया जाएगा? इजेशन कर दिया जाएगा। इजेशन ऑफ डेब्रिस एंड एंटीजन प्रेजेंटेशन। एंटीजन प्रेजेंटेशन, बचा कुचा पार्ट जो है उसे रिप्रेजेंट कर दिया जाएगा इन फ्रंट ऑफ टी लिम्फोसाइट। अगर उसमें एंटीजेनिक पार्ट बच गया है कोई तो उसे लेके जाया जाएगा कि ये रहा एंटीजेनिक पार्ट, इसे मारने की जिम्मेदारी मेरा नहीं, काम आगे काम होगा बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट का। तो वो कैसे करेंगे वो बात करेंगे, लेकिन एंटीजन प्रेजेंटेशन में जो हेल्प करती है वो है जो रिसेप्टर हेल्प करता है, विच इज कॉल्ड MHC सेकंड। MHC सेकंड का मतलब होता है मेजर हिस्टोकॉम्पेटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स नंबर सेकंड। तो MHC सेकंड कॉम्प्लेक्स एंटीजन रिप्रेजेंटेशन और प्रेजेंटेशन में हेल्प करता है, याद रखेंगे। तो एंटीजन प्रेजेंटेशन में हेल्प करता है MHC सेकंड। क्लियर है बात? तो फैगोसाइटोसिस का पूरा प्रोसेस आपको एक्सप्लेन किया गया है, ठीक है। और बात करते हैं बच्चों, लेकिन हमने पहले क्या बात की है उसको देखते हुए चलते हैं। टाइप ऑफ इम्यूनिटी स्टार्ट किया है, जिसमें हम इनेट इम्यूनिटी की बात कर रहे हैं, जिसमें हम 4 टाइप की कैटेगरीज की बात करेंगे। फर्स्ट वन इज एनाटॉमिकल, विच इंक्लूड स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन। सेकंड फिजियोलॉजिकल, जिसके बाद हमने इंटरफेरॉन्स की बात की, लाइन ऑफ डिफेंसेस देखी, टाइप्स ऑफ इंटरफेरॉन देखे। थर्ड फैगोसाइटिक बैरियर के अंदर WBC देखी पहले तो, WBC के डायग्राम्स देखे, फैगोसाइटोसिस के प्रोसेस को हमने देखा। इन्फ्लामेटरी बैरियर की बात करेंगे अब, फोर्थ नंबर लास्ट जो है जिसमें हम बात करने वाले हैं इन्फ्लामेटरी बैरियर। व्हाट इज इन्फ्लामेशन? इन्फ्लामेशन का मतलब होता है कि आपकी बॉडी का रेस्पॉन्स अगेंस्ट एनी पैथोजन, एनी एंटीजन के अगेंस्ट आपकी बॉडी का जो रेस्पॉन्स है, दिस इज कॉल्ड इन्फ्लामेटरी रेस्पॉन्स। समझिएगा बच्चों, पहले मैं आपको समझाता हूं और फिर उसके बाद हम इस बात को पढ़ेंगे। 5 मिनट लगेंगे, देखती है। जैसे अगर हम बात करें कि हमारी बॉडी के अंदर जैसे ही इन्फेक्शन होता है तो क्या क्या प्रोसेस होते हैं, समझिएगा। जैसे अगर हम बात करें कि जैसे अगर एक नॉर्मल सेल है, इस नॉर्मल सेल के अंदर हम पर्टिकुलर बॉडी पार्ट में कहीं भी जैसे इंजरी हो जाए, कोई जैसे मॉस्किटो बाइट कर ले या हनी बी ने बाइट कर लिया, तो क्या होता है? सबसे पहले मास्ट सेल्स एक्टिवेट होती हैं। कौन सी सेल्स एक्टिवेट होती हैं? मास्ट सेल्स। और मास्ट सेल्स एक्टिवेट होती हैं तो वो सिक्रेट करती हैं हिस्टामीन। क्या रिलीज करती हैं? हिस्टामीन। एंड दिस हिस्टामीन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर वैसोडाइलेशन।
किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है? वैसोडाइलेशन। जैसे अगर हम बात करें कि हिस्टामिन की वजह से क्या होगा, इस डायग्राम को अच्छे से समझिएगा। जैसे ये एक ब्लड वेसल बना रहा हूं मैं, और ये ब्लड वेसल इस पर्टिकुलर पार्ट में, लेकिन अगर हिस्टामिन रिलीज होगा तो हिस्टामिन इस ब्लड वेसल्स को डायलेट कर देगा। देख सकते हैं आप कंपैरेटिवली ये ब्लड वेसल पहले से क्या कर दिए मैंने, डायलेट कर दिए। तो दिस हिस्टामिन एक्ट अपॉन ब्लड वेसल्स एंड डायलेट द ब्लड वेसल बिकॉज हिस्टामिन इज ए वैसोडाइलेटर। तो जैसे कहीं भी इंजरी होती है, जैसे फिर हम बोले कहीं हनी बी बाइट कर ले, जैसे तो जैसे ही हनी बी बाइट करेगी तो उस कंडीशन में मास्ट सेल्स क्या सिक्रेट करेंगी? हिस्टामिन। एंड दिस हिस्टामिन वर्क एज ए वैसोडाइलेटर। हिस्टामिन किसकी तरह वर्क करता है? वैसोडाइलेटर की तरह वर्क करता है। अगर वो वैसोडाइलेटर की तरह वर्क करेगा, ठीक है, तो उस कंडीशन में आप समझ सकते हैं कि ब्लड वेसल्स डायलेट हो जाएंगी। अब ब्लड वेसल्स डायलेट हो गई है तो उससे होगा क्या? ब्लड वेसल्स डायलेट ज्यादा हो गई तो यहां पर ब्लड ज्यादा आएगा, सडन रश ऑफ ब्लड होगा। यहां पर क्या होगा? सडन, यहां पर ज्यादा ब्लड आएगा। अब सिंपल सी बात है, यहां पर ब्लड अगर ज्यादा आया है, यहां पर नॉर्मल इसके कंपैरिजन में यहां पर ब्लड होता है, लेकिन यहां पर ब्लड अगर बहुत ज्यादा आ गया है तो क्या होगा? क्या होगा? रेडनेस। क्या आ जाएगी बच्चों? रेडनेस आ जाएगी। अगर यहां पर ब्लड ज्यादा है, यहां पर आरबीसी ज्यादा आई है, तो नो डाउट यहां पर डब्ल्यूबीसी भी तो ज्यादा आएगी। यहां पर डब्ल्यूबीसी भी तो क्या होंगी? ज्यादा आएंगी। अगर डब्ल्यूबीसी यहां पर ज्यादा आई है तो याद रखना, हिस्टामिन नॉट ओनली वर्क एज ए वैसोडाइलेटर, हिस्टामिन ऑल्सो इंक्रीज कैपिलरी परमेबिलिटी। कैपिलरी परमेबिलिटी को भी इंक्रीज करता है हिस्टामिन। तो अगर हम बात करें कि हिस्टामिन ने ब्लड वेसल्स को डायलेट तो कर दिया है, जिसकी वजह से डब्ल्यूबीसी भी यहां ज्यादा आ गई है, लेकिन हिस्टामिन ऑल्सो वर्क एज ए वैसोडाइलेटर, ब्लड वेसल्स को डायलेट करेगा। और अगर ब्लड वेसल्स को डायलेट करेगा तो उस कंडीशन में साथ के साथ ज्यादा डब्ल्यूबीसी आएगी, लेकिन कैपिलरी परमीबिलिटी को बढ़ाएगा तो कैपिलरी से डब्ल्यूबीसी ब्लड कैपिलरीज की वॉल से बाहर आ जाएगी। और बाहर आएगी तो कहां आएगी? यहां आएगी, डब्ल्यूबीसी यहां आ जाएगी। एंड दिस प्रोसेस ये जो बाहर आ गई है, इस तरह से ये बाहर आ गई है, ये पूरी यहां बाहर आ चुकी है। इसके ये बाहर आ जाने का प्रोसेस, ये इस तरह से बाहर भर जाने का प्रोसेस जो दिख रहा है, इसी प्रोसेस को तो क्या बोला जाता है? आप सभी ने नाम सुना हो सकता है। इसी प्रोसेस को बोला जाता है बच्चों डायापेडेसिस या इमिग्रेशन। डायापेडेसिस क्या है? अच्छे से याद रखें। डायापेडेसिस का मतलब होता है इमिग्रेशन, या हम बोल सकते हैं कि जो WBC है उसका ब्लड कैपिलरीज की वॉल से बाहर आना, ओजेस आउट ऑफ WBCs फ्रॉम द वॉल ऑफ ब्लड कैपिलरीज। ये बाहर आ गई। अब बाहर क्यों आई है? क्योंकि उसको क्या करना है? फैगोसाइटोसिस। तो फैगोसाइटोसिस के लिए ये बाहर आ जाती है और बाहर आके भर जाती है। जहां ये भर जाती है वहीं का पार्ट ऐसा दिखेगा, ये भरी हुई है, और ये भरी हुई है ऐसा पार्ट दिखेगा तो हम क्या बोलेंगे? वहां पर क्या आ चुकी है? स्वेलिंग आ चुकी है। तो स्वेलिंग आपको दिखेगी। तो स्वेलिंग क्यों आती है? बात समझा कि क्योंकि डब्ल्यूबीसी ब्लड कैपिलरीज की वॉल से बाहर आ जाती है और एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में डिपॉजिट हो जाती है, और अब वो एंटीजन की तरफ मूव करती है। मतलब वो क्या करती है? वो एंटीजन की तरफ मूव करने का मतलब वो करती है कीमोटैक्सिस मूवमेंट। कैसा मूवमेंट करेगी? कीमोटैक्सिस मूवमेंट करती है। तो अगर मैं इस बात को पूरा एक सीक्वेंस में लिखना चाहूं कि क्या क्या होता है, तो सबसे पहले तो अगर हम बात करें कि वैसोडाइलेशन होता है। सबसे पहले तो होता है वैसोडाइलेशन। वैसोडाइलेशन के बाद ब्लड वेसल्स डायलेट होगी, उसके बाद होता है ब्लड स्टेसिस। ब्लड आकर वहां जमा हो जाएगा, ब्लड बढ़ जाएगा। उसके बाद जो प्रोसेस होता है वो है डायापेडेसिस। डायापेडेसिस हो जाएगा, और डायापेडेसिस के बाद क्या होगा? अब ये बाहर आ चुकी है तो अब ये कीमोटैक्सिस करेगी। कीमोटैक्सिस का मतलब होता है कि ये मूव करेगी टुवर्ड्स द एंटीजन और उसके पास पहुंचकर डब्ल्यूबीसी करेगी क्या? आप सभी को अभी मैंने थोड़ी देर पहले पढ़ाया है, क्या करेगी? फैगोसाइटोसिस। तो अगर हम बात करें दीज स्टेप्स, प्रॉपर स्टेप्स ऑफ inflammatory responses of vasodilation, blood stasis, diapedesis, chemotaxis and ultimately phagocytosis। ये मैकेनिज्म आई थिंक आपको समझ में आया होगा। मैंने क्या बताया फिर बोलता हूँ, मास्ट सेल्स हिस्टामिन सिक्रेट करती हुई ब्लड वेसल्स को डायलेट करती है, जिसकी वजह से ज़्यादा ब्लड आता है तो रेडनेस आती है। ज़्यादा ब्लड आएगा, रेडनेस आएगी तो ज़्यादा WBCs भी आएंगी। ज़्यादा WBC आएंगी तो हिस्टामिन का एक और फंक्शन याद रखें, हिस्टामिन ऑल्सो इंक्रीज कैपिलरी परमिएबिलिटी, जिसकी वजह से WBCs ब्लड कैपिलरीज की वॉल से बाहर आ जाती है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डायापेडेसिस। और जब ये बाहर आ जाती है तो बाहर जमा हो जाती है एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में, जिसकी वजह से फील होती है स्वेलिंग उस पार्ट में, पेन फील होता है प्रोस्टाग्लैंडिन लोकल हार्मोन की वजह से। और याद रखें
इसके प्रॉपर स्टेप्स ये हो जाएंगे। तो अब पढ़ते हैं बच्चों क्या क्या लिखा है। When the microorganism like bacteria, virus, etc. enter the body tissue through some injury, these produce some toxic substance which kill more cells. These broken cells also release some material which attract the mast cell. The mast cell release histamine. Histamine causes dilation of capillaries, vasodilator, and some blood vessels surrounding the injury and increase the permeability of capillary wall. मैंने बताया histamine also increase capillary permeability. The more blood flow to area making it red and warm. ज़्यादा blood आता है वो इसको red कर देता है, area को warm हो जाता है. The fluid plasma leak out into the tissue space causing its swelling. बाहर आ जाता है, उसको हम बोलते हैं swelling. This reaction of the body is known as inflammatory response. क्लियर होती है बात बच्चों? तो ये इन्फ्लामेटरी रेस्पॉन्स मैंने आपको एक्सप्लेन किया। एक और पॉइंट की बात करते हैं बच्चों यहां पर, वो है फीवर। फीवर है क्या और उसका होने का बेनिफिट है या हार्म है? बच्चों अगर माइल्ड फीवर है तो वो बेनिफिशियल होता है, लेकिन हाई फीवर है तो वो आपके कुछ ऑर्गन्स को डैमेज भी कर सकता है, कुछ सेल्स को डैमेज कर सकता है। लेकिन पहले बात करते हैं कि फीवर आता क्या है। एक्चुअली द इन्फ्लामेटरी रेस्पॉन्स मे बी इन द रीजन ऑफ द वुंड लोकलाइज्ड और इट मे स्प्रेड ऑल ओवर द बॉडी। एक्चुअली होता क्या है, जो इन्फ्लामेटरी रेस्पॉन्स होता है वो पर्टिकुलर एक जगह पर होता है, जैसे कहीं घाव हो गया तो उस जगह इन्फ्लामेटरी रेस्पॉन्स होता है, लेकिन वो धीरे धीरे पूरी बॉडी में फैलने लगता है। तो पहले लोकलाइज्ड इन्फ्लामेशन होता है, बाद में वो सिस्टेमिक इन्फ्लामेशन होता है। इन सिस्टेमिक इन्फ्लामेटरी रेस्पॉन्स द नंबर ऑफ WBC इंक्रीज जनरली। सिस्टेमिक इन्फ्लामेशन में WBCs का नंबर बढ़ता है। द फीवर इज कॉज्ड बाय टॉक्सिन्स रिलीज बाय पैथोजन और बाय कंपाउंड कॉल्ड पायरोजेंस। तो जो पैथोजन टॉक्सिन रिलीज करते हैं उसके अगेंस्ट हमारी बॉडी का जो रेस्पॉन्स होता है, जिसकी वजह से ही क्या होता है, फीवर आता है। एंड दीज सब्सटेंस विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर फीवर इज कॉल्ड पायरोजन। क्या बोलते हैं बच्चों? पायरोजन। तो याद रखें कि थोड़ा बहुत फीवर है तो वो बेनिफिशियल है, क्योंकि नॉर्मल कंडीशन में फीवर जो होता है वो आपकी बॉडी के अंदर छोटे माइक्रोऑर्गेनिज्म्स को मार देता है या उनकी ग्रोथ को रोक देता है। इसलिए फीवर कभी कभी हमारे लिए बेनिफिशियल होता है, लेकिन हाई फीवर बेनिफिशियल बिल्कुल नहीं है। ठीक है। एंड दीज कंपाउंड विच आर कॉल्ड पायरोजेंस आर रिलीज बाय WBC। कहां से रिलीज होते हैं? WBC। याद रखना, पायरोजेंस विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर फीवर रिलीज बाय WBC इन ऑर्डर टू रेगुलेट टेम्परेचर ऑफ द बॉडी। तो याद रखें, फीवर भी एक हम बोल सकते हैं कि एक तरह का बॉडी का रेस्पॉन्स है अगेंस्ट पैथोजन। ठीक है। तो हमने क्या क्या बात कर ली, एक बार फिर देखते हैं बच्चों। हमने आज टाइप ऑफ इम्यूनिटी की बात की, जिसमें हमने स्टार्ट किया है इन्नेट इम्यूनिटी। इन्नेट इम्यूनिटी में हमने सबसे पहले बात की है एनाटॉमिकल बैरियर की, उसके बाद हमने बात की फिजियोलॉजिकल बैरियर, इंटरफेरॉन्स की बात की, टाइप ऑफ इंटरफेरॉन की बात की, लाइन ऑफ डिफेंसेस देखी, फैगोसाइटिक बैरियर में WBC, उसके टाइप, प्रोसेस ऑफ फैगोसाइटोसिस, इन्फ्लामेटरी बैरियर, प्रोसेस ऑफ इन्फ्लामेशन, फीवर, और उसके बाद हम बिल्कुल लास्ट में और बात करते हैं व्हाट इज NK सेल। हम बात करते हैं व्हाट इज नेचुरल किलर सेल। याद रखिएगा, नेचुरल किलर एक सेल जो है, मैं पहले इसके बारे में बोलता हूं फिर पढ़ेंगे। नेचुरल किलर सेल एक तरह की लिम्फोसाइट ही है, लेकिन नेचुरल किलर सेल जो होती हैं वो टी लिम्फोसाइट जैसी ही होती हैं, और बिल्कुल टी लिम्फोसाइट की तरह ही ये सेल्स भी सिक्रीट करती हैं परफोरिन, और परफोरिन सिक्रीट करके ये वायरस इन्फेक्टेड सेल्स को और ट्यूमर सेल्स को मारती हैं। तो याद रखें, परफोरिन सिक्रीट करके सेल्स पे पोर बना देती है और उन्हें मार देती है। देखते हैं एक बार इनके बारे में। NK सेल्स आर अनदर पॉपुलेशन ऑफ लार्ज ग्रैनुलर लिम्फोसाइट, लार्ज ग्रैनुलर लिम्फोसाइट हैं दैट डिस्ट्रॉय वाइड वैरायटी ऑफ इन्फेक्शियस माइक्रोब्स एंड सर्टेन स्पॉन्टेनियसली अराइजिंग ट्यूमर सेल्स। अपने आप ही जो ट्यूमर सेल्स बनती हैं उनको भी मारती हैं, और बहुत सारे इन्फेक्शियस माइक्रोब्स को भी मारती हैं। ये एक तरह की लार्ज ग्रैनुलर लिम्फोसाइट है। अनलाइक टी सेल दे डू नॉट मैच्योर इन दी थाइमस। ये बात तो है कि टी सेल जैसी ही होती हैं, लेकिन ये थाइमस में मैच्योर नहीं होती। एंड अनलाइक बोथ बी एंड टी सेल्स दे लैक सरफेस मॉलिक्यूलर एंटीजन रिसेप्टर। मतलब इनके पास कोई एंटीजन रिसेप्टर नहीं होता। ठीक है। लेकिन ना ही ये टी सेल की तरह थाइमस में मैच्योरेशन भी के लिए भी जाती है। NK सेल्स आर प्रेजेंट इन द स्प्लीन, लिम्फ नोड्स, रेड बोन मैरो एंड ब्लड। हमारे ब्लड में है, रेड बोन मैरो में है, लिम्फ नोड्स में और स्प्लीन में है। मैंने लास्ट लेक्चर में बताया आपको बच्चों। NK सेल्स रिलीज G इंटरफेरॉन विच स्टिमुलेट देयर साइटोलाइटिक एक्टिविटी। ये भी एक तरह का इंटरफेरॉन ही सिक्रेट करती है जो साइटोलाइटिक एक्टिविटी को स्टिमुलेट करता है। और करती क्या है? NK सेल्स में रिलीज केमिकल परफोरिन। मैंने बताया ना, परफोरिन जो है वो है जो पोर बना दे
और पोर बनाएगा तो उसमें वाटर एंटर करेगा और वो फूल कर बस्ट हो जाएगा, विच कॉजेज साइटोलाइसिस ऑफ द माइक्रोब और मे बाइंड टू ए टारगेट सेल टू इन्फ्लिक्ट डैमेज बाय डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। या तो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करके उसे डैमेज कर देती है या फिर परफोरिन सिक्रेट करती है जो उस वायरस सेल पर या ट्यूमर सेल पर पोर बना देता है। पोर की हेल्प से उसमें वाटर हेल्प एंटर करता है और वो स्वेलअप होकर अल्टीमेटली बस्ट हो जाती है। इस तरह से NK सेल का भी बहुत अच्छा रोल है इम्यूनिटी में। ठीक है, तो एक और सेल की बात करते हैं बच्चों, लास्ट इनेट इम्यूनिटी हमारा फिनिश हो जाएगा और वो लास्ट सेल है कॉम्प्लीमेंट सिस्टम। इसको हम कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन सिस्टम भी कहते हैं। याद रखें, कॉम्प्लीमेंट वर्ड एक आता है। कॉम्प्लीमेंट वर्ड का मतलब भी होता है कि जो हेल्प करे, कॉम्प्लीमेंट्री हो इम्यून सिस्टम में। मतलब हमारा इम्यून सिस्टम में इन्नेट इम्यूनिटी वर्क कर रही है, एनाटॉमिकल बैरियर, फिजियोलॉजिकल बैरियर, फिजिकल बैरियर, इन्फ्लामेटरी बैरियर, नेचुरल किलर सेल्स, ये सब तो हेल्प कर ही रहे हैं। लेकिन इसके अलावा आपके ब्लड में 30 डिफरेंट टाइप के प्रोटीन हैं जो भी आपके इन सभी सेल्स की एक्टिविटी को इंक्रीज कर रहे हैं और इम्यूनिटी में और ज़्यादा हेल्प कर रहे हैं। वो है कॉम्प्लीमेंट सिस्टम। The complement system is a set of 30 different protein molecule always found in the blood। बनते नहीं, हमेशा होते हैं, हमेशा होते हैं, तभी तो मैं क्या बोल रहा हूँ, इन्नेट में आएगा। ऑलवेज बोला तभी तो क्या होगा, इन्नेट में आएगा। देयर आर नो सेल्स इन दिस सिस्टम। ठीक है, इसके लिए कोई स्पेशल सेल्स नहीं होती, लेकिन याद रखें 30 डिफरेंट प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं और ये डिफरेंट मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो हम बोल सकते हैं कि बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट और मैक्रोफेज की एक्टिविटी को इंक्रीज करते हैं, बिकॉज दे मींस दे हेल्प्स इन कॉम्प्लीमेंटेशन। इसलिए हम इनको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट सिस्टम। तो बच्चों, आज हमने क्या क्या बात की है? आज हमने सबसे पहले शुरुआत की टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी की। इन्नेट इम्यूनिटी में बस लास्ट टाइम हम इस राउंड को ले रहे हैं। इन्नेट इम्यूनिटी में हमने सबसे पहले बात की नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी है, जिसमें हम सबसे पहले डिफरेंट टाइप के 4 कैटेगरीज की बात करेंगे। पहली थी एनाटॉमिकल और फिजियोलॉजिकल बैरियर विच इंक्लूड स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन। फिजियोलॉजिकल बैरियर इंक्लूड स्वेट ग्लैंड सिक्रीशन, सेबेशियस ग्लैंड सिक्रीशन, लाइसोजाइम एंड एसिड इन स्टमक। एक इंटरफेरोन्स की बात की, वायरस इन्फेक्टेड सेल से सिक्रेट होते हैं, आसपास की सेल्स में वायरस इन्फेक्शन को फैलने से रोकते हैं। टाइप्स ऑफ इंटरफेरॉन में टाइप फर्स्ट, टाइप सेकंड में अल्फा, बीटा, ओमेगा एंड गामा इंटरफेरोन्स की बात की, कहां से सिक्रेट होते हैं उनकी बात की। लाइन ऑफ डिफेंसेस में लाइन्स ऑफ इम्यूनिटी में फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन एंड थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस की हमने बात की। फैगोसाइटिक बैरियर में हमें पता चला कि WBC से मिलता है फैगोसाइटोसिस का प्रोसेस, और जो करती हैं फैगोसाइटोसिस में वो होती है न्यूट्रोफिल एंड मोनोसाइट। लेकिन हमने बाकी सभी ग्रैनुलोसाइट और ए ग्रैनुलोसाइट WBCs को देखा, कौन कितनी % होती है देखा, उनके फंक्शंस की बात की, उन सब के डायग्राम्स देखे हमने, और फाइनली हमने फैगोसाइटोसिस के स्टेप्स देखे, किस तरह से फैगोसोम बनता है, किस तरह से फैगोसोम में लाइसोसोम मर्ज होती हैं, और किस तरह से उस बैक्टीरिया को मार दिया जाता है, और किस तरह से आगे जाके एंटीजन प्रेजेंटेशन होता है, विच इज रेस्पॉन्सिबल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेस्पॉन्सिबल फॉर एंटीजन प्रेजेंटेशन? MHC कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ मैक्रोफेजेस। MHC की फॉर्म क्या बताई थी? मेजर हिस्टो कॉम्पेटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स, और ऑल्सो कॉल्ड HLA, ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन प्रेजेंट अपॉन 6th क्रोमोसोम ऑफ ह्यूमन। ठीक है, उसके बाद हमने इन्फ्लामेटरी बैरियर्स की बात की, प्रोसेस ऑफ इन्फ्लामेशन को आपको पूरा डिटेल में समझाया गया। मास्ट सेल कैसे हिस्टामिन सिक्रेट करके किस तरह से वैसोडायलेशन, कैसे कैपिलरी परमेबिलिटी बढ़ती है, उसके स्टेप्स देखे। फीवर क्या है, फीवर कैसे बेनिफिशियल है वो देखा। नेचुरल किलर सेल्स जो लार्ज ग्रेनुलर लिम्फोसाइट है वो किस तरह से केमिकल परफॉर्मेंस सिक्रेट करके मारती हैं पैथोजन को या फिर ट्यूमर सेल्स को, और कॉम्प्लीमेंट सिस्टम की भी हमने थोड़ी सी बात की। तो चलिए, इन्नेट इम्यूनिटी की पूरी बात करने के बाद क्या आप इन्नेट इम्यूनिटी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछे जाएं तो कर पाएंगे? अगर कर पाएंगे तो चलिए तैयार हैं आपके लिए क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है, टू विच टाइप ऑफ बैरियर अंडर इन्नेट इम्यूनिटी डू सलाइवा इन माउथ एंड टीयर्स फ्रॉम आईज बिलोंग? भाई सिंपल सी बात है, कहां पर था सलाइवा? सलाइवा के अंदर लाइसोजाइम और टीयर्स के अंदर लाइसोजाइम। क्या ये फिजिकल में थे या फिजियोलॉजिकल में थे? बच्चों फिजिकल में तो स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन थी, फिजियोलॉजिकल में था स्वेट ग्लैंड सिक्रीशन, सेबेशियस ग्लैंड सिक्रीशन, और क्या था बच्चों? यहीं पर था लाइसोजाइम एंड एसिड इन स्टमक। तो नो डाउट आंसर होगा फिजियोलॉजिकल बैरियर। इस बार मैं 1-2 क्वेश्चन ऐसे भी लेकर आया हूं जिनके ऑप्शंस नहीं है, आपको खुद ही आंसर देना चाहिए। देखिए क्वेश्चन क्या है, नेम द सेल्स रेस्पॉन्सिबल फॉर जनरेटिंग एन इन्फ्लामेटरी रेस्पॉन्स टू सर्टेन माइक्रोबियल इन्फेक्शन। एक ऐसी सेल का नाम बताना है रेस्पॉन्सिबल फॉर जनरेशन एंड इन्फ्लामेटरी रेस्पॉन्स। इन्फ्लामेटरी रेस्पॉन्स
सर्टेन माइक्रोबियल इन्फेक्शन। सीधा सीधा आंसर सोच लिया क्या आपने? मैं तो बोलने वाला हूं, क्योंकि मुझे तो सीधे सीधे इन्फ्लामेटरी रेस्पॉन्स सुनते ही सेल का नाम याद आ रहा है, मास्ट सेल। मास्ट सेल ही तो सिक्रेट कर रही थी बच्चों क्या? हिस्टामिन, जिसकी वजह से तो इन्फ्लामेटरी रेस्पॉन्स आ रहा था, तो मास्ट सेल। एक और क्वेश्चन, पैरासीटामोल, आप सबने सुना होगा, फेमस नेम है बहुत। एक कॉमन एंटीपायरेटिक ड्रग इज यूज्ड टू काउंटर फीवर इन सर्टेन इन्फेक्शंस। Which cell of phagocytic barrier are responsible for production of fever producing substance? तो याद करो, अभी अभी मैंने क्या बोला था, ये देखिए इधर, यहाँ पर देखिए, अगर हम फीवर की बात करें, ये फीवर यहाँ पर, these compounds are released antipyretic pyrogens released by WBC। कौन से रिलीज करता है? WBC। तो देखिए पैरासीटामोल एक कॉमन एंटीपायरेटिक ड्रग इज यूज्ड टू काउंटर फीवर इन सर्टेन इन्फेक्शन। विच सेल ऑफ फेगोसाइटिक बैरियर रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ फीवर प्रोड्यूसिंग सब्सटेंस? फीवर प्रोड्यूसिंग सब्सटेंस आर कॉल्ड पायरोजेंस। तो ऐसी कौन सी सेल थी जो फीवर प्रोड्यूसिंग सब्सटेंस रिलीज कर रही थी? WBC फीवर प्रोड्यूसिंग सब्सटेंस रिलीज कर रही थी। तो आपने पैरासीटामोल जो ली वो क्या थी? एंटीपायरेटिक ड्रग, जो उसके अगेंस्ट वर्क करती है। तो बच्चों आज हमने इम्यूनिटी, हमने लास्ट लेक्चर में स्टार्ट कर दिया था, जिसमें हमने लिम्फॉइड ऑर्गन्स में प्राइमरी सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स की बात की थी। हमने टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी स्टार्ट किया है, जिसमें आज हमने डिटेल में समझा है किसको? आज हमने डिटेल में बात की है इन्नेट इम्यूनिटी की। नेक्स्ट लेक्चर में फिर से आते हैं और हम बात करते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्वायर्ड इम्यूनिटी, जिसमें हम एक्टिव, पैसिव टाइप ऑफ इम्यूनिटी एंड बी एंड टी लिम्फोसाइट के एक्शन की भी आगे बात करेंगे आगे के लेक्चर्स में। तब तक अच्छे से पढ़ाई करते जाइए। थैंक यू।